नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी की रणनीति बनाने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल 31 और 1 सितंबर को मुंबई में मिलने जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं की ये तीसरी बैठक होगी। इससे पहले 23 जून को पटना में, 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में इनकी महाबैठक हुई थी, जिसमें 26 पार्टियों ने एक साथ आने पर सहमति बनाई थी। मुंबई में होने वाली बैठक में 5 मुख्यमंत्री जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, और 26 पार्टियों के लगभग 80 नेता शामिल होने वाले हैं, ये भी जानकारी दी जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल होंगी, ऐसा भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये बैठक पहली बैठक नहीं जिसमें मोदी को हराने के लिए ये रणनीति बनाने जा रहे हैं। इससे पहले भी 2 बैठकें हुई हैं, उसमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि विरोधी जुटान जो है मोदी को हराने के लिए कोई स्ट्रेटजी सामने दिखाए, लोगों को बताए। तो आज इसी पे चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो डॉट 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 कंपनी है, इसका एजेंडा क्या है? एजेंडे से पहले उनकी एकता पर भी बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट एक नहीं है, वो एक जगह बैठने को तैयार नहीं है। तो आज के मेरे मेहमान हैं जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार अनिल भास्कर जी। अनिल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जी, नमस्कार। सर, ये बैठक में क्या होने जा रहा है जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने जा रही है? देखिए, ये जो नया गठबंधन बना है या जिसको हम कहते हैं कि नया जिसका नामकरण हुआ है, डॉट 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 ये यस इंडिया में आप जान ही रहे हैं कि तमाम लेटर्स के बीच में आई लगाकर ये नया गठबंधन बनाने की कोशिश की गई है। दरअसल ये दोस्ती है क्या? तो मैं अगर एक लाइन में कहूँ तो इसको इस तरह कहना चाहिए कि मतलब की दोस्ती है, भरम बनाए रहिए, दिल मिले न मिले हाथ मिलाए रहिए। तो बेसिकली ये दोस्ती सबको, ये जाहिर सी बात है, ये नहीं कि मेरी टिप्पणी से इस चीज का बोध होगा। जो कोई भी थोड़ी सी राजनीति के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं और जिन्होंने यहाँ की राजनीति का क्रम विकास देखा है, तो वो पाएंगे इसको कि यह बेसिकली जिस तरीके से एक गठजोड़ बना, यूपीए के दल पहले से ही तय थे, अब उसमें वो तमाम दल भी शामिल हुए जिनकी या तो राजनीतिक विचारधारा कांग्रेस या यूपीए से भिन्न हुआ करती थी, या फिर वो जो चुनाव के मैदान में आमने सामने खड़े दिखते थे। अब विचारधारा की बात तो खैर राजनीति में बेमानी हो गई है। वह चाहे किसी भी दल के परिप्रेक्ष्य में आप देखना समझना चाहें तो आपको लगेगा कि अब जो राजनीतिक विचारधारा है वो सिर्फ सत्ता की प्राप्ति तक सीमित होकर रह गई है। किसी भी विचारधारा, किसी भी दल को उठाकर आप देखें तो कागज में, उनके संविधान में उनके सिद्धांत बिल्कुल अलग दिखते हों, अलग अलग उनकी विचारधाराएं वर्णित हैं उनमें, मगर अगर कार्य रूप में देखें, जो व्यावहारिक उसका रूप है उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे कि सबके विचारधारा सिर्फ और सिर्फ सत्ता तक पहुंचने की है। जी जी। और जैसा कि हम सब बचपन से सुनते आए थे कि जंग और मोहब्बत में सब जायज है, तो अब उसमें एक राजनीति को भी आप जोड़ सकते हैं। जी। अब दोस्ती है, ये नई दोस्ती है, और हम सब जानते हैं कि दोस्ती की जो असली पहचान होती है वो बुरे वक्त में होती है। जी जी। या कठिन वक्त में होती है। जी। है ना, हम कहते हैं ना कि वक्त आने पर दोस्ती की पहचान हो जाया करती है। बिल्कुल। तो वो वक्त कौन सा है जिसमें ये इंडिया जो नया गठबंधन बना है, इनके जो तमाम घटक दल हैं, उनकी दोस्ती वाकई में कितनी गहरी है, कितनी मजबूत है, इसकी पहचान भी उस वक्त में होगी। और वो वक्त क्या होगा? मुझे लगता है कि वो 2 वक्त होंगे। एक, जब ये घटक मिलकर के अपना संयोजक चुनेंगे,
और किसी एक नाम पर सहमति बनानी होगी, तो पहली इनकी दोस्ती की परीक्षा तो तब होगी, और दूसरी परीक्षा तब होगी असली मायने में जब ये चुनाव मैदान में जाने से पहले उस दोस्ती को क्या स्वरूप देते हैं। मेरा मतलब है कि इनके बीच आपस में सीटों का क्या गठबंधन हो, बंटवारा किस तरह से होता है, क्या समीकरण बनता है बंटवारे का, वो असली परीक्षा होगी इनकी दोस्ती जी। अब पिछली जो 2 महाबैठकें हुई उनकी, पहली पटना में और दूसरी बेंगलुरु में, इन दोनों बैठकों में सीटों के बंटवारे की बात तो खैर होनी भी नहीं थी क्योंकि शुरुआती बैठकें थी, लेकिन हम अपने गठबंधन को सही तरीके से लेकर आगे बढ़ें, इसके लिए एक संयोजक की तो नितांत आवश्यकता होती है, और वो उसको चुनने में ये भले क्या कि ये वक्त है, बहुत टाइम है, अभी हम चुन लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद इन 2 बैठकों में इनकी सहमति बनी नहीं जिससे कि ये अपने नए संयोजक के नाम पर मुहर लगा सके। अच्छा, अब एक परिस्थिति और बदली है, वो ये कि जब ये 2 बैठकें हुई तो राहुल गांधी चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराए जा चुके थे, लेकिन तब तक स्थिति ये थी कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि इनके ऊपर 6 साल का प्रतिबंध है जी। तो तब की जो राजनीतिक धुरी बनाने की कोशिश रही होगी वो शायद भिन्न रही होगी, और अब जो राजनीतिक धुरी बनने या बनाने की कवायद होगी वो अलग हो जाएगी क्योंकि राहुल इज बैक। राहुल वापस आ गए हैं, वो चुनाव भी लड़ेंगे। अब जैसे हम कह सकते हैं कि ये अक्सर ये बात उठती रही है, विपक्ष भी, सत्ता पक्ष के लोग भी टिप्पणी करते रहे, और आम जनता के बीच में, आम मतदाताओं के बीच में बड़ा चर्चा का विषय हमेशा से रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन। तो जब कभी ये चर्चा आती रही तो कुछ एक धड़े का मानना होता था कि राहुल होंगे क्योंकि कांग्रेस ही दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होगी जो भाजपा को टक्कर देगी, तो निश्चित रूप से ये पद जो है वो राहुल गांधी को मिलेगा। अच्छा, पहली बैठक में लालू प्रसाद यादव ने इस ओर कुछ इशारे भी किए, संकेत भी दिए कि ठीक है, अगर राहुल के नेतृत्व में हमें चलना है तो हमें यह नेतृत्व मंजूर है, लेकिन दूसरे दलों की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई संकेत नहीं मिला, कोई उनका रुख अभी स्पष्ट नहीं हुआ है जी। तो लेकिन ये भिन्न हो गई स्थिति जो पिछले 2 बार के जो महागठबंधन की बैठकें हुई, और अब जो महागठबंधन की बैठक होने जा रही है जो 30 अगस्त और 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में प्रस्तावित है, तो उसमें एक बड़ा परिवर्तन तो ये आ गया। अब इसका क्या असर होता है, क्या प्रभाव पड़ता है उस आगामी बैठक में, ये भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा। दूसरी, संयोजक को लेकर जो प्रश्न है, तो अब यूपीए की संयोजक तो सोनिया गांधी है, तो नए संयोजक का मतलब क्या सोनिया को ये अपने संयोजक के तौर पर भी स्वीकार करेंगे, या सोनिया से इतर जैसे चर्चा में सबसे ज्यादा नाम मुखरित हुआ नीतीश कुमार जी का, तो क्या वास्तव में नीतीश कुमार के पीछे सारे दल लामबंद हो पाएंगे, इसको देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और मुझे लगता है कि ये चूंकि तीसरी बैठक है तो राजनीतिक गलियारे से लेकर के मतदाताओं के बीच भी अपेक्षा है कि शायद इस बैठक में, पिछली 2 बैठकों में बेसिकली ऐसा कोई नतीजा नहीं निकला था सिवाय सरकार को कोसने, सिवाय सरकार के खिलाफ बयानबाजी, विभिन्न मामलों में सरकार को कटाखरे में खड़ा करने के, कि वो कोई फैसलाकुन बात नहीं आई थी, ऐसी कोई फैसलाकुन बात जो मतदाताओं को प्रभावित कर सके या राजनीतिक गलियारे में किसी तरह की हलचल पैदा कर सके। मुझे नहीं लगता कि पिछले 2 जो बैठकें हुई उसका कुछ निष्कर्ष इस तरह का निकला, और निश्चित रूप से जो ये अगली बैठक होने जा रही है ये बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, और ये कितनी महत्वपूर्ण होगी ये तो इसके रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि जैसे हमारी अपेक्षा तो पिछली 2 मीटिंगों में से थी लेकिन वो सिर्फ औपचारिकता कर रह गई जी। तो यहाँ ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और
जो एक बात कही जाती है कि उससे पहले कम से कम इन दलों को, जो तीसरी बैठक है उससे पहले कम से कम तो एकजुट दिखने चाहिए, मगर उस फ्रंट पे भी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी दिख रही है। जो नेताओं के बीच बीच में बयान आते हैं, और खास करके जो अभी पिछले बुधवार को, यानी आज से ठीक एक हफ्ते पहले, दिल्ली में 2 बैठकें कांग्रेस की। एक बैठक तो उन्होंने की अपने दिल्ली के पदाधिकारियों के साथ में। वहां बैठक में अब क्या हुआ, क्या निर्णय हुआ, चूंकि उस बैठक में मीडिया को इजाजत नहीं थी, तो मीडिया अपनी ओर से कुछ बताने में सक्षम नहीं थी। लेकिन जो अलका लांबा ने बाहर निकल करके कहा, उसका निष्कर्ष यही निकाला गया कि पार्टी कांग्रेस दिल्ली में 7 सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी करने जा रही है, और इसी चीज का निर्देश दिल्ली के पार्टी पदाधिकारियों को उस बैठक में दिया गया। अब इस पर कोहराम तो मच नहीं था। केजरीवाल जी बड़े आराम से इस चीज को तो नहीं पचा सकते, और ना ही वो मुझे लगता है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सीटों का बंटवारा ही इनकी दोस्ती की असली पहचान होगी। तो एक बात अलका लांबा के मुंह से मीडिया तक पहुंची, और उस पर ही सौरभ भारद्वाज ने तत्काल प्रतिक्रिया जारी की। हालांकि उन्होंने कहा कि भाई ये तीसरी लेवल का मामला है, और इसमें हाईकमान के स्तर पर ही दिए गए किसी बयान को हम गंभीरता से लेंगे। लेकिन चूंकि अलका लांबा भी कांग्रेस की प्रवक्ता है, तो उनकी बयान को भी बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता था, और इस वजह से उन्होंने भी इसको हल्के में नहीं लिया। फिर पता नहीं जो भी अंदर खाने इनकी आपस में बातचीत हुई हो। निश्चित रूप से केजरीवाल की राजनीति का अंदाज तो आप जानती हैं, उनकी जो समझौते की जो राजनीति होती है वो बेसिकली धमकी के आधार पे होती है। तो उन्होंने भी निश्चित रूप से कुछ कांग्रेस को धमकी दी होगी कि कांग्रेस को तत्काल जो है आकर सामने ये सफाई देनी पड़ी कि नहीं नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि हम दिल्ली की सभी 7 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, उसी दिन आप देखिए कि एक दूसरी बैठक भी हुई झारखंड के कांग्रेस नेताओं के साथ, और उसमें जो निर्देश था वो ये था, जो बाद में वहां के पार्टी के नेताओं ने ही बाहर में आकर के लोगों को बताया, मीडिया को बताया। उसमें निर्णय ये था कि हमें सरकार के साथ मिलकर, यानी जो मुख्य सरकार में दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस मोर्चे के साथ मिलकर के हमें चुनाव लड़ना और इसकी तैयारी करें। अब ये 2 अलग अलग संकेत, 2 अलग अलग निर्देश। एक तरफ 7 सीटों पे लड़ने की तैयारी करो, दूसरी तरफ के सरकार के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी करो। तो इन 2 स्पष्ट निर्देशों ने एक संकेत भी दिया कि भाई क्योंकि झारखंड में कांग्रेस की वो मजबूती नहीं है, उसका वो सांगठनिक शक्ति नहीं है, तो वहां निश्चित रूप से उसको किसी और के साथ चलने की आवश्यकता है, तो वो चलेंगे। लेकिन दिल्ली में लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया है, उसकी राजनीति यहाँ प्रभावी रही है, और संगठन भी कमोबेश अन्य राज्यों की तुलना में मजबूत है। तो यहाँ पर उनके लिए सीटों के बंटवारे की जो बात है वो एक गंभीर चुनौती रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। आप सर सही कह रहे हैं कि जो सीटों का बंटवारा है, अभी तक उस पर कोई फॉर्मूला नहीं बना, और ये जो नाटक दिल्ली में हुआ पिछले बुधवार को, वो और भी कई स्टेट में देखने को मिल सकता है ना, क्या कहते हैं? वो तो है ना, जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश गठबंधन में शामिल है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि कैसे चुनाव में हम सब साथ उतरेंगे। उनका जो फार्मूला है वो ये कहते हैं कि जिस राज्य में जो क्षेत्रीय दल सबसे ज्यादा मजबूत है उसके नेतृत्व में दूसरे दल चुनाव लड़े। अब अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऐसे दूसरे कौन से दल हैं जो इस इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं? अब तक बसपा उसमें गई नहीं है, और अपना दल तो का एक धारा इसके बीजेपी में एनडीए में है, जिसको
ये हमारा क्या अनुप्रिया पटेल लीड करती हैं। दूसरी जो जी। उनकी मदर की पार्टी है कृष्णा पटेल की पार्टी, उन्होंने भी अपनी जगह अपने पत्ते खोले नहीं कि वो किस गठबंधन के साथ में है। और इसके अलावा और भी आप छोटी बड़ी पार्टियों का हाल देख लें, हम्म। लगभग वैसी स्थिति आपको दिखेगी कि मुख्य रूप से वहां समाजवादी पार्टी वही एक पार्टी है जो बीजेपी के अगेंस्ट में सबसे मजबूती से खड़ी दिखती है। और वो पार्टी अगर गठबंधन में है तो उसके कहने का आशय, इस फार्मूले का आशय बिल्कुल यही है कि भाई समाजवादी पार्टी के हाथ में कमान दो और कांग्रेस ही बचती है जो उसके साथ में, उस गठबंधन में जो शामिल दलों में सिर्फ कांग्रेस है जिसको उसका सपोर्ट करना है, तो कांग्रेस उसके सपोर्ट में आए। हालांकि यह प्रयोग पिछले जो विधानसभा चुनाव में हो चुका है, जी। इसमें अखिलेश और राहुल मिलकर साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे थे, नतीजा भी सबके सामने है। तो इस बार जो दबाव होगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश की तरफ से, वो यही होगा कि भाई यहाँ सबसे मजबूत पार्टी हमारी पार्टी है, लिहाजा आप हमें यहाँ पर सपोर्ट करें। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही है, वहां से भी जो छिटपुट खबरें आती रही हैं अब तक में, जो छिटपुट बयान आते रहे हैं, इवन जो ममता बनर्जी की तरफ से कभी कभार आए हैं, उसका लब्बलुआब भी बिल्कुल यही है कि भाई क्योंकि तृणमूल कांग्रेस वहां सबसे मजबूत पार्टी है, वही भाजपा को टक्कर दे सकती है। कांग्रेस का की स्थिति आप देख रहे हैं, उनके एक विधायक नहीं, तो जमीनी स्तर पर जो कांग्रेस का संगठन है वो लगभग मृतप्राय है और इतने वर्षों में उसको पुनर्जीवित करने के भी कोई ठोस प्रयास दिखते नहीं है जो कांग्रेस ने किए हों और जिसका कोई बहुत सकारात्मक नतीजा सामने आया हो। तो निश्चित रूप से अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात करें तो लोकसभा के चुनाव में भी अगर भाजपा को वहां पर बहुत कायदे से टक्कर देने की स्थिति में है तो वो तृणमूल कांग्रेस है। और वहां भी वो यही अखिलेश वाला फार्मूला बता रहे हैं कि साहब चूंकि हम सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी है यहाँ पर, लिहाजा आप हमारे पीछे लाइन में आके खड़े हो जाओ। अब यह फार्मूला क्षेत्रीय दलों को तो रास आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। अगर लेकिन ये कांग्रेस को कितना पचेगा? अगर इस फार्मूले पर कांग्रेस चली तो कांग्रेस का तो जैसे पहले सुपड़ा साफ हो चुका है राज्यों से, वो हाल फिर रहेगा। यानी कि कांग्रेस के उभरने या कहते हैं ना कि उसके रिवाइवल के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इतने घाटे के सौदे के लिए कांग्रेस तैयार हो। मैं इसी मुद्दे पे आ रही थी कि कांग्रेस ने अभी अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है। ममता दीदी अलग बात कर रही हैं, केजरीवाल ने अपनी एक बार नाराजगी दिखाई दी, नीतीश, ये मतलब ये जो नेता है ये अंदर खाने ऐसा लगता है कि राहुल को पटकनी देने में लगे हुए हैं, जबकि अब जो कांग्रेस के साइड के लोग हैं वो चाह रहे हैं कि हम राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करें, क्योंकि आपने देखा जो मीटिंग बेंगलुरु में हुई थी उसको होस्ट किया था सोनिया गांधी ने। उस समय तक क्लियर नहीं था, इनकी सजा पे रुख हटी नहीं थी। अब चूंकि वो चीज़ भी नहीं रही तो कैसे होगा? मतलब ममता को आप जानते हैं, जिद्दी है वो और वो अपने पत्ते नहीं खोलती है लास्ट मोमेंट तक। केजरीवाल कभी भी रायता फैला देते हैं, वो रायता फैलाने में मशहूर हैं। इधर नीतीश जी जो है ये अभी इनका पेंडुलम है, ये क्या करते हैं, क्योंकि उधर बिहार में भी इनकी स्थिति जो है लालू एंड कंपनी ने ऐसी कर दी है कि अब ना उन्हें उगलते बन रहा है, ना उन्हें उल्टी करते बन रहा ये है। देखिए, जो जहां तक नीतीश और लालू के मेल की बात है तो नीतीश अलग ही लालू से हुए थे, लालू की पार्टी से हुए थे और फिर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और जो उन्होंने पार्टी सिर्फ बनाई नहीं बल्कि उनकी बात की जो पूरी राजनीति थी वो लालू विरोध की राजनीति थी। हाँ। अब वो उन्होंने क्यों कर ये फैसला किया कि वो भाजपा का साथ छोड़ करके और राजद के साथ सरकार में शामिल हों, जबकि भाजपा ने उन्हें बेहद कम सीट मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री बना रखा था, तो ये थोड़ी
किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ पंडित के समझ से परे की चीज थी, जो उसके बाद की प्रतिक्रियाओं से जाहिर हुई। अब लेकिन सवाल है कि नीतीश यह घोषणा कर चुके हैं कि वो चुनाव अगला नहीं लड़ेंगे। अब उसको जनता दल के कुछ नेता इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कही थी। जो लोकसभा चुनाव का संदर्भ है, तो उसके लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया। ऐसा उनके जो करीबी जनता दल के नेता हाँ, हैं वो कहते हैं। ऐसा लेकिन उन्होंने जो खुद भी लालू के संकेत दिए हैं। जी, जो लालू के साथ नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता कि नीतीश ने कभी इस तरह का संकेत दिया कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। उनसे जब भी इस तरह के कोई सवाल पूछे गए हैं, तो उन्होंने हमेशा उसको खारिज किया है कि नहीं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। लेकिन जो बात है कि अब उनकी अपनी कितनी हैसियत बची है। अब बिहार में ही बड़ी संकट में है नीतीश कुमार। वो इस तरह है कि देखिए, बिहार में अब दबे छुपे ये बात शुरू हो गई है, लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि वापस जंगल राज की तरफ बिहार बढ़ रहा है। हाल फिलहाल में जिस तरह से कभी इंजीनियर की हत्या हो जाती है, कभी पत्रकारों की हत्या हो गई। इंजीनियरिंग की डिप्लोमा लेकर के ठेकेदारी करने वाले ठेकेदार की हत्या होती है, शिक्षक की हत्या हो जाती है, पत्रकार की हत्या हो रही है। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि कमोबेश ये वही लालू का दौर जो है 90s वाला, वो बिहार में रिपीट होने जा रहा है। तो एक तो माइंडसेट उनके खिलाफ हुआ जा रहा है, और इसकी की प्रतिक्रिया आप देखेंगे, जो पिछले दिनों 2 महीने पहले जब उपेंद्र कुशवाहा उनका साथ छोड़ के चले गए, जो उनके बड़े करीबी नेता माने जाते थे। एक मीना सिंह पूर्व सांसद थी, उन्होंने जेडीयू को नमस्ते किया और आके भाजपा का दामन साथ लिया, उन्होंने थाम लिया। उसके बाद उनका जो एक प्रवक्ता थे शंभुनाथ जी जेडीयू के, उन्होंने पार्टी को बाय बाय कर दिया। तो अजय आलोक का तो मामला पुराना हो गया, लेकिन वो भी उसी दल से निकल करके आए और भाजपा में आकर के उन्होंने हाथ में कमल उठा लिया। तो सच तो ये है कि नीतीश खुद बड़े अजीब सी स्थिति में फंसे हुए दिखते हैं वहां पे, और एक छटपटाहट है उनके अंदर में, क्योंकि वो जिस तरीके से काम करते रहे हैं, उनको हम सब सुशासन बाबू के रूप में जानते हैं। और नीतीश को इस बात का श्रेय जरूर मिलना चाहिए कि लालू के जंगल राज से मुक्ति दिलाने में नीतीश ने बड़ी भूमिका निभाई। और मुझे कोई शक नहीं है इसमें कहने में के बाद के दिनों में नीतीश ने जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी उसको बहुत बेहतर बनाया। वरना बिहार रात को 7 बजे के बाद एक कहते हैं ना, सोया हुआ प्रदेश होता था। उसके बाद आप किसी काम के लिए अपने घर के मोहल्ले तक में निकलने से डर जाते थे। तो अब वही बिहार, जो रात भर आपको हाईवे पे यातायात मिलेगा, देर रात तक बाजार खुले मिलेंगे। तो अब उस स्थिति में उन्होंने बहुत बदलाव निश्चित रूप से किया, लेकिन वापस फिर उन्हीं के गोद में जाकर के बैठे। तो अब यह संदेह लोगों को होने लगा कि आखिर वो बिहार को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। एक सुशासन बाबू के तौर पर तो उनको बड़ा अप्रिशिएट किया, बिहार में भी उनको मतलब कहते हैं सिर आंखों पर बिठाया, और इसी के बाद एक वो चुनाव जीतते गए और मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करते रहे। लेकिन अब का जो नया बिहार फिर से उभर रहा है, उसमें मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा नीतीश कुमार को असहज करने वाली वैसे हम बैठक की बात कर रहे हैं सर, लेकिन बिहार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंट काफ़ी कुछ वहाँ हो गया, और नीतीश बाबू ने कहिए और शरद पवार ने, ये दोनों लोग एक तरह से विपक्ष को इकट्ठा करने में इनकी बड़ी भूमिका मतलब पहले दिखाई दे रही थी। अब दोनों शांत हैं क्योंकि दोनों की अपनी अपनी समस्याएं शुरू हो गई हैं। लेकिन नीतीश की बात करें तो जो राजनीति के एक्सपर्टीज हैं, मेरे चैनल पे भी बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा कि ये जो वहाँ चल रहा है जंगल राज, इसके पीछे तेजस्वी यादव का हाथ है। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, हाथ वो तेजस्वी यादव खुद तो अपराध करने जा नहीं रहे हैं, या कोई मुझे नहीं लगता कि हाथ ऊपर तो रखेंगे कि भाई तुम करते बट ये है कि उसमें अगर आप जो असामाजिक तत्वों को संरक्षण अगर आप दे रहे हैं, थोड़ा जो पहले भी हुआ, हालांकि जो पिछला दौर था लालू जी का वो थोड़ा भिन्न था। वो बेसिकली उनके जो एक यादव कम्युनिटी थी उसका इमरजेंस था, उसको लंबे समय तक बिहार में
अगड़े जात के लोगों ने दबा कर रखा था। हम्म, और फिर एक तरह से कहते हैं कि वो एक विस्फोट था। उस विस्फोट में उनका गुस्सा, उनका एंगर, उनकी लालसा, उनकी आकांक्षा, उनकी महत्वाकांक्षा, वो सारी चीजों का एक समन्वित विस्फोट था, जिसकी वजह से वो स्थिति बनी। और चूंकि उसमें लालू के साथ दो चीजें थी, एक तो वो अपने ही कम्युनिटी के लोगों का आर्थिक रूप से उसमें उन्नयन देख रहे थे, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। और दूसरी चीज ये थी कि अल्टीमेटली उनको राजनीति भी उन्हीं कम्युनिटी के वोटों के आधार पर करनी थी। कुर्सी पर बचाए रखने के लिए वो सबसे जरूरी जो वोट बैंक था वो उनके सजातीय मतदाताओं का था। तो काफी हद तक लालू आंख मूंदे रहे। और बहुत सारे मतलब बड़े दिलचस्प किस्से हैं। जी, कभी कभी बिहार की उसको किसी पत्रकार से बात करें और उस दौर के तजुर्बे सुने उनसे, तो बड़े मतलब ऐसे ऐसे मशहूर मतलब कहते हैं दिलचस्प किस्से, आपको हंसी भी आए, आपको रुदन भी हो, आपको हम्म। गुस्सा भी आए, मतलब आपकी जितनी और सारी उसका उसका कोई भावनाएं ना हो कोई सकती है वो मतलब, सारी स्टिमुलेट कर देती थी वो। जी, उसमें कोई ना कोई संदेश जरूर होता है, राजनीतिक निश्चित संदेश। राजनीतिक संदेश बेसिकली यही है, जैसे मैंने कहा कि भाई वो उनकी चूंकि वोट बैंक ही वही, तो उससे वो पंगा लेने से रहे। तो कहीं ना कहीं छूट दी गई सरकारी जी, सेवाओं से लेकर भर्तियों से लेकर के भी, और व्यापार में, खनन के क्षेत्र में, ठेके पट्टे में, ठेकेदारी में, वो सारी चीजों में जितने रास्ते उस कम्युनिटी के कहते हैं कि उद्भव के लिए, उनके कल्याण के लिए खोले जा सकते, तो वो सारे खोले गए। हम्म, बहुत से लोग देखिए, अगर उस पर अभी तो खैर हम लोग बात कर रहे हैं एनडीए के जो अगली मीटिंग होने वाली है जी, एक जी, हफ्ते बाद उस पर, लेकिन बिहार में एक सामाजिक बदलाव तो आया, खास करके जो पिछड़ा वर्ग था वहां का ओबीसी, उस वर्ग हम्म, के सशक्तिकरण, तरीका भले ही गलत हो सकता है, सही हो सकता है, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, आप चर्चा कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। जी, बट यह है कि राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, ये तीनों ही मोर्चों पर जो पिछड़ा वर्ग था ओबीसी से, उनका उत्थान हुआ है, वो आगे आए और उन्होंने अपना एक वर्चस्व धीरे धीरे स्थापित किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका श्रेय लालू को देते हैं। तो अगर हम कहें कि ठीक है वो तरीके कुछ गलत है, जैसे मैंने कहा कि जंगल राज बन गया, आप तो आपने थोड़ी आंख मूंद लिए, आपकी आंख मूंदने की वजह से क्या हुआ कि थोड़ी सी कानून व्यवस्था खराब हो गई, अपराध बढ़ हम्म, गए, अमन चैन खत्म हो गया लोगों का, ठेकेदारी होनी शुरू हुई तो उसमें पता चला कि मसाले में बालू और सीमेंट का रेशियो बिगड़ गया, हम्म, क्वालिटी गुणवत्ता खत्म हो गई, जो मूलभूत जो कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट हुए उसमें, जो ढांचागत निर्माण हुए उसमें, उसकी गुणवत्ता बड़ी खराब हो गई। वो सारी चीजें अभी, बट अगर एक सामाजिक तौर पर देखेंगे तो उसमें मुझे लगता है कि एक सकारात्मक पहलू उसका यही है कि इससे पिछड़े और जो समाज था, पिछड़ा समाज, वो भी मेन स्ट्रीम के बराबर आके खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसने अपना वर्चस्व भी बढ़ाया। सर अब जैसे मीटिंग में कुछ ही दिन बाकी हैं, आज मैं एक्सप्लोर कर रही थी, तो मुझे एक कांग्रेस का बयान दिखाई दिया। उसमें वो कह रहे हैं कि हालांकि इंडिया के जन्म को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन उनका कांग्रेस का ये आरोप है कि चुनाव से पहले आईएनडीआईए की छवि खराब कर रहे हैं ईडी छापे मार के। मतलब सीधा उनका सत्ता पक्ष पे ये आरोप था। क्या कहते हैं आप? और वैसे ये आरोप जो है महाराष्ट्र से भी आता रहता है, अन्य राज्यों से भी आता रहता है, और केजरीवाल तो रोज ही कहते हैं। हम कह सकते हैं कि देखिए ये जो आरोप है, चाहे ईडी, सीबीआई या कोई भी जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, उसके पक्षपातपूर्ण इस्तेमाल की शिकायत या उसके जो आरोप हैं वो इस सरकार पे लगे और खूब लगे हैं। और मजे की बात यह है कि जब भी कभी आप विपक्ष को देखेंगे वो किसी भी मंच पे हो, तो सरकार पर हमला करने के लिए उनके पास और कुछ नहीं होता, एग्जैक्टली। तो वो सिर्फ सीधे सीधे आकर के
और इन जांच एजेंसियों, जो खासकर केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उसके दुरुपयोग का आरोप बढ़ना शुरू कर देते हैं। जी। मगर सवाल है कि देखिए, उसके ऊपर अदालत भी है। हाँ, हाँ। ईडी भले ही केस दर्ज कर ले, जांच भी कर ले, लेकिन अल्टीमेटली जिसके भी खिलाफ वो ये कार्रवाई कर रही है, उसको सजा देने का कहते हैं कि जो व्यवस्था है वो तो कोर्ट द्वारा ही है। तो अब अगर किसी भी राज्य में कोई ईडी का छापा हो, ये हो, आखिर उसके लिए क्या मानक होना चाहिए, वो कौन तय करेगा? आप किस आधार पे कहेंगे कि ये राजनीतिक है या गैर राजनीतिक है? कहाँ हम कहें कि नहीं नहीं ये बहुत ही सही ईमानदार कार्रवाई है, और कहाँ कहें कि ये राजनीति प्रेरित है? तो दरअसल उसका कोई मानदंड तो नहीं है ना हमारे पास में। तो ये बड़ा कहते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट है विपक्ष के लिए, बड़ा आसान सा एक जरिया है जिसमें आप सरकार को दोषारोपण कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि उनका आरोप सही है या गलत है, ये तो जांच का विषय है, और जब जो जो केस सामने आते जाते हैं, कोर्ट में मामला जाता है और उससे स्पष्ट होता जाता है कि चलो ये आरोप सही थे, गलत थे। अब केजरीवाल ने के 2 मंत्री आप देखिए, सत्येंद्र जैन लंबे समय तक हवाला मामले में जेल में रहे। तो अगर सत्येंद्र जैन के खिलाफ सब मामले सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेटेड होते, साजिशन किए गए होते, फैब्रिकेटेड होते, तो कोर्ट को क्या लगता है कि इतना लंबा वक्त लगता है उनको जमानत देने में? ऑब्वियसली। तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात, जैसे मनीष सिसोदिया की बात करें, जो शराब घोटाले में उनको भी बड़ा लंबा समय जमानत के लिए जेल में इंतजार करना पड़ा है। जी। तो कहीं ना कहीं अगर कोई सब्सटेंशियल प्रूफ ये जांच एजेंसियां उन आरोपितों एक्यूज के खिलाफ कोर्ट को नहीं दे रहे हैं, तो आखिर कोर्ट इतने लंबे समय तक उसको सलाखों के पीछे पड़े रहने क्यों छोड़ देगा? तो जाहिर है कि उसमें कुछ ना कुछ सत्यता है। अब ये बात हो सकती है कि उसकी सत्यता कितनी है, ये इसकी पहचान तो कोर्ट के फैसले के बाद ही संभव है। ये तो पता चले कि वास्तव में यह जो आरोप था या ये जो कार्रवाई थी, वो वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ थी या सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित थी, अपने विपक्षी दलों को दबाने, डराने या धराशायी करने के लिए। जी, जी। तो मैं इन आरोपों को, चूंकि ये बार बार लगते रहे हैं, और खास करके जब ये जो एनडीए की दूसरी पारी की सरकार है, इसमें तो कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं, क्योंकि इस दूसरी पारी में कुछ ज्यादा कार्रवाइयां हुई भी है। लोग कन्विक्शन रेट को भी ले आते हैं कि साहब जो मामले तो बहुत दर्ज कर लिए गए, बहुत सारे मामलों में जांच चल रही है, लेकिन कन्विक्शन के लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा ना। कन्विक्शन इन मामलों में आप पिछले आधार पर ये तय नहीं कर सकते। अब फिर तो आप किसी भी मामले में कह दीजिए, भाई आपको चोर को पकड़कर पुलिस ले आए, तो वहां एक दलील दी जा सकती है कि साहब इतनी चोरी के मामले नहीं सुलझे, तो आपने इसको पकड़ लिया तो जरूर आपकी कोई ना कोई व्यक्तिगत रंजिश है। जी। तो ये तर्क कहां तक गले के नीचे उतरने वाला है? तो कन्विक्शन रेट हो सकता है कि पिछले मामलों में नहीं हुए। अब वो पिछले मामलों में नहीं हुए, तो ये भी तो कोर्ट ने तय किया ना कि उनको एविक्ट कर दिया गया। अब आप इन मामलों में, जो मामले हैं जो दायर हुए, जिनके खिलाफ कार्रवाई जिन मामलों में चल रही है, उन मामलों में कोर्ट के फैसले तो आने दें। अगर कोर्ट उन मामलों में उन एक्यूज्ड को बाइज्जत बरी या करती है या निर्दोष पाती है, तो आपका यह आरोप 100% सही माना जाएगा कि ये जो कार्रवाई करी थी सरकार ने, वो राजनीतिक प्रेरित थी। लेकिन उनके फैसले आने से पहले सिर्फ इस बिना पर कि भाई पहले भी ऐसे मामलों में सजा नहीं भी है, इसलिए इसको हम मान लें कि ये राजनीति प्रेरित है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक उचित बहस होगी या उचित तर्क होगा। सर, अब इंतज़ार करते हैं 1 सप्ताह तक कि क्या होता है आने वाली विपक्ष की बैठक में, और उसके बाद फिर मिलते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। जी, नमस्कार। दर्शकों से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ये पूरा वीडियो देखा है, उनको अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी इसे फॉरवर्ड करें, और वो दर्शक जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे।
तो आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।